ग्रेजुएशन बैच पहने लीचियां उत्साह से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। ये वाले जूनियर, तुम किस डिपार्टमेंट से हो? मैं इस बार नए स्टूडेंट्स की वॉलंटियर हूँ। चलो मैं तुम्हें रिपोर्टिंग के लिए ले चलती हूँ। फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। वैसे मुझे भी रास्ता ठीक से नहीं पता, तो आपको तकलीफ देनी पड़ेगी सीनियर। अरे इसमें कैसी तकलीफ, कितना अच्छा संयोग है, मैं भी फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ही हूँ। इस हिसाब से तुम तो मेरे सीधे जूनियर हुए। ली चियन ने हाथ बढ़ाकर मेरा सूटकेस पकड़ना चाहा। सूटकेस मुझे दे दो, मैं तुम्हें सीधे रिपोर्टिंग डेस्क तक ले चलती हूँ। मैंने बिना कोई एहसास होने दिए चुपके से सूटकेस थोड़ा पीछे खींच लिया। नहीं रहने दीजिए, इसके अंदर का सामान काफी भारी है, मैं खुद संभाल लूंगा। ली चियन भी ज्यादा जिद करने वालों में से नहीं थी। वो खुलकर मुस्कुराई। ठीक है, तो बस मेरे पीछे पीछे चलते रहना। इसके बाद ली चियन मुझे लेकर कैंपस के अंदर नए स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग रिसेप्शन डेस्क की तरफ चल पड़ी। हम मुश्किल से 2 कदम ही चले थे कि मैंने सिर उठाकर पूछा, सीनियर, चूंकि आप हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की सीनियर हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लिन चिंग शुए सीनियर को जानती हैं? ली चियन ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की शरारत चमक उठी। बिल्कुल जानती हूँ। वाह छोटे जूनियर, तुम्हारी खबरें तो बड़ी तेज हैं। अभी अभी कॉलेज आए हो और पहले ही पता लगा लिया कि हमारे डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत कॉलेज क्वीन कौन है। क्यों, तुम्हें भी हमारी मिस लिन में दिलचस्पी है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं और लिन सीनियर एक ही हाई स्कूल से हैं। असल में उन्हीं की वजह से मैंने क्योटो यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को चुना। ली चियन थोड़ा हैरान हुई, फिर उसने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे सब समझ गई हो। ओहो, तो नाम सुनकर यहाँ तक चले आए हो। आजकल के नौजवान भी कमाल है, लेकिन चूंकि तुम लोग एक ही हाई स्कूल से हो तो तुम्हें अपनी लिन सीनियर के किस्सों के बारे में भी पता होगा ना। मैं थोड़ा चौंक गया। मेरी यादों में लिन चिंग शुए हमेशा से एक आदर्श स्टूडेंट रही थी, स्कूल की टॉपर, कॉलेज क्वीन, बस यही सब। इसके अलावा उसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता था। हाँ, हर बार परीक्षा में सेकंड आना जरूर था, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा मैं ही आता था। उसी समय मेरी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। मैंने माफी भरी नजर से ली चियन की तरफ देखा। सॉरी सीनियर, एक कॉल अटेंड करनी है। इसके बाद मैंने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। हेलो प्रोफेसर लू, मैं शाओ यू बोल रहा हूँ। ये प्रोफेसर लू क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पहले ही देश के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते थे। फिलहाल वो क्योटो यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कॉलेज में रिसर्च विभाग के कार्यकारी डीन थे। रिसर्च बेस में बिताए गए इन 3 सालों में मैंने अपने प्रोफेशनल ज्ञान से देश के कई बड़े बड़े विशेषज्ञों और प्रोफेसरों को प्रभावित किया था, और इसी दौरान मेरे पास काफी मजबूत नेटवर्क और पहचान भी बन चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ से एक मध्यम उम्र के आदमी की जोरदार हंसी सुनाई थी। चीफ इंजीनियर चू, सच में माफ कीजिएगा, असल प्लान तो ये था कि मैं खुद यूनिवर्सिटी गेट पर आपका स्वागत करता, लेकिन ऊपर से अचानक एक प्रोजेक्ट में दिक्कत आ गई और मुझे तुरंत वहां जाना पड़ा। इसलिए अभी मैं क्योटो में नहीं हूँ। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। ऊपर के प्रोजेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने ही वाला हूँ। फोन के दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा, आपकी रिसर्च क्षमता तो पीएचडी छात्रों से भी कहीं ऊपर है, फिर अचानक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्याल कैसे आ गया? चीफ इंजीनियर चू, मैं आज भी वही बात कहूंगा, जिस दिन आप मान जाएंगे मैं उसी दिन ऊपर रिपोर्ट भेज दूंगा, ताकि आपको हमारी क्योटो यूनिवर्सिटी का ऑनररी प्रोफेसर बनाया जा सके। अगर आप चाहें तो आपके लिए अलग से एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी खोला जा सकता है, जहां आप खुद पढ़ाएंगे, और मैं गारंटी देता हूं हम आपको पड़ोसी हुआचिंग यूनिवर्सिटी से भी बेहतर सुविधाएं देंगे। रिसर्च बेस में रहते समय मैं हर यूनिवर्सिटी डीन की नजरों का सबसे बड़ा खजाना था, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर। ग्रेजुएशन बैच पहने लीचियां उत्साह से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। ये वाले जूनियर, तुम किस डिपार्टमेंट से हो? मैं इस बार नए स्टूडेंट्स की वॉलंटियर हूँ। चलो मैं तुम्हें रिपोर्टिंग के लिए ले चलती हूँ। फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। वैसे मुझे भी रास्ता ठीक से नहीं पता, तो आपको तकलीफ देनी पड़ेगी सीनियर। अरे इसमें कैसी तकलीफ, कितना अच्छा संयोग है, मैं भी फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ही हूँ। इस हिसाब से तुम तो मेरे सीधे जूनियर हुए। ली चियन ने हाथ बढ़ाकर मेरा सूटकेस पकड़ना चाहा। सूटकेस मुझे दे दो, मैं तुम्हें सीधे रिपोर्टिंग डेस्क तक ले चलती हूँ। मैंने बिना कोई एहसास होने दिए चुपके से सूटकेस थोड़ा पीछे खींच लिया। नहीं रहने दीजिए, इसके अंदर का सामान काफी भारी है, मैं खुद संभाल लूंगा। ली चियन भी ज्यादा जिद करने वालों में से नहीं थी। वो खुलकर मुस्कुराई। ठीक है, तो बस मेरे पीछे पीछे चलते रहना। इसके बाद ली चियन मुझे लेकर कैंपस के अंदर नए स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग रिसेप्शन डेस्क की तरफ चल पड़ी। हम मुश्किल से 2 कदम ही चले थे कि मैंने सिर उठाकर पूछा, सीनियर, चूंकि आप हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की सीनियर हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लिन चिंग शुए सीनियर को जानती हैं? ली चियन ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की शरारत चमक उठी। बिल्कुल जानती हूँ। वाह छोटे जूनियर, तुम्हारी खबरें तो बड़ी तेज हैं। अभी अभी कॉलेज आए हो और पहले ही पता लगा लिया कि हमारे डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत कॉलेज क्वीन कौन है। क्यों, तुम्हें भी हमारी मिस लिन में दिलचस्पी है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं और लिन सीनियर एक ही हाई स्कूल से हैं। असल में उन्हीं की वजह से मैंने क्योटो यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को चुना। ली चियन थोड़ा हैरान हुई, फिर उसने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे सब समझ गई हो। ओहो, तो नाम सुनकर यहाँ तक चले आए हो। आजकल के नौजवान भी कमाल है, लेकिन चूंकि तुम लोग एक ही हाई स्कूल से हो तो तुम्हें अपनी लिन सीनियर के किस्सों के बारे में भी पता होगा ना। मैं थोड़ा चौंक गया। मेरी यादों में लिन चिंग शुए हमेशा से एक आदर्श स्टूडेंट रही थी, स्कूल की टॉपर, कॉलेज क्वीन, बस यही सब। इसके अलावा उसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता था। हाँ, हर बार परीक्षा में सेकंड आना जरूर था, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा मैं ही आता था। उसी समय मेरी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। मैंने माफी भरी नजर से ली चियन की तरफ देखा। सॉरी सीनियर, एक कॉल अटेंड करनी है। इसके बाद मैंने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। हेलो प्रोफेसर लू, मैं शाओ यू बोल रहा हूँ। ये प्रोफेसर लू क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पहले ही देश के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते थे। फिलहाल वो क्योटो यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कॉलेज में रिसर्च विभाग के कार्यकारी डीन थे। रिसर्च बेस में बिताए गए इन 3 सालों में मैंने अपने प्रोफेशनल ज्ञान
ज्ञान से देश के कई बड़े बड़े विशेषज्ञों और प्रोफेसरों को प्रभावित किया था और इसी दौरान मेरे पास काफी मजबूत नेटवर्क और पहचान भी बन चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ से एक मध्यम उम्र के आदमी की जोरदार हंसी सुनाई थी। चीफ इंजीनियर चू, सच में माफ कीजिएगा, असल प्लान तो ये था कि मैं खुद यूनिवर्सिटी गेट पर आपका स्वागत करता, लेकिन ऊपर से अचानक एक प्रोजेक्ट में दिक्कत आ गई और मुझे तुरंत वहां जाना पड़ा, इसलिए अभी मैं क्योटो में नहीं हूँ। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। ऊपर के प्रोजेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने ही वाला हूँ। फोन के दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा, आपकी रिसर्च क्षमता तो पीएचडी छात्रों से भी कहीं ऊपर है, फिर अचानक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्याल कैसे आ गया? चीफ इंजीनियर चू, मैं आज भी वही बात कहूंगा, जिस दिन आप मान जाएंगे मैं उसी दिन ऊपर रिपोर्ट भेज दूंगा ताकि आपको हमारी क्योटो यूनिवर्सिटी का ऑनररी प्रोफेसर बनाया जा सके। अगर आप चाहें तो आपके लिए अलग से एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी खोला जा सकता है जहां आप खुद पढ़ाएंगे और मैं गारंटी देता हूं हम आपको पड़ोसी हुआचिंग यूनिवर्सिटी से भी बेहतर सुविधाएं देंगे। रिसर्च बेस में रहते समय मैं हर यूनिवर्सिटी डीन की नजरों का सबसे बड़ा खजाना था, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर